Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back in another video lectures. And today we are going to cover Unit 6 Salt of Class 10 Chemistry book. तो आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस यूनिट की आउटलाइन क्या है। तो अगर हम आउटलाइन की तरफ मूव करें तो इसमें हमारे पास 6.1 आर्टिकल है जो कि साल्ट है, 6.2 इज अबाउट फिजिकल स्टेट एंड मेल्टिंग पॉइंट, 6.3 is about preparation, separation and purification of soluble salt, और last but not least we will study 6.4 article which is about soluble and insoluble salt. तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 6.1 आर्टिकल विच इज अबाउट साल्ट। साल्ट क्या है? अच्छा, इस साल्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि हम केमिस्ट्री को क्लासीफाई करते हैं इनटू टू मेन ब्रांचेस, और यू कैन से इनटू टू मेन ग्रुप्स। वन इज ऑर्गेनिक एंड अनदर वी हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की दो ही मेन ब्रांचेस हैं। एक में आप कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, और दूसरे इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने कंपाउंड्स हैं इनकी स्टडी आप इनऑर्गेनिक में करते हैं। तो इनऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट। यानी आसान लफ्जों में कोई कंपाउंड भले वो ऑर्गेनिक में लाई कर रहा है या फिर वो इनऑर्गेनिक में लाई कर रहा है, उसके साथ साथ वो एसिड होगा, बेस होगा या फिर साल्ट होगा। यानी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं, हर एक कंपाउंड या तो वो एसिड होगा या बेस होगा या फिर वो साल्ट होगा। यानी हम केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको इस तरह से भी क्लासिफाई करते हैं। तो चूंकि इस चैप्टर में एसिड और बेस नहीं है, हमने सिर्फ स्टडी करनी है साल्ट्स की। तो साल्ट्स क्या है? सबसे पहले साल्ट्स को डिफाइन करने की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो साल्ट आर आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है? कि ये आयंस के मिलने से बनते हैं। यानी इनमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। दो तरह की बॉन्डिंग होती है, आपको पता है, एक कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, एक आयोनिक बॉन्डिंग होती है। तो ये आयोनिक बॉन्डिंग के रिजल्ट में फॉर्म होते हैं, बनते हैं। तो साल्ट आयोनिक कंपाउंड है, और बनते कैसे हैं? फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। यानी जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब साल्ट बनते हैं। यहां देखें कि ये हमारे पास एक एसिड है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, NaOH, ये बेस है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास साल्ट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। यानी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें एसिड की एसिडिटी खत्म हो जाती है और बेस की बेसिसिटी खत्म हो जाती है, और एक और कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड हमें मिलता है, NaCl, और साथ में H2O। यहां देखें कि एसिड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है हमें नेगेटिव आयंस, यानी एनाइन। एनाइन कम्स फ्रॉम एसिड और कैटाइन कम फ्रॉम बेस। यहां आपको पता है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि ये जो क्लोरीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन से ब्रेक करेगा, तो फिर क्या करेगा? इसके ऊपर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसके ऊपर ये नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये एनाइन बन जाएगा। क्लोरीन जो है वो एनाइन बन जाएगा, और एनाइन कहाँ से आया? एसिड से आया। इसी तरीके से जो ये हमारे पास है सोडियम और हाइड्रोक्साइड में, ये जो सोडियम है, क्योंकि ये मेटल है, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बनेगा? कैटाइन बनेगा। ये बातें आपको पता है। ये एनाइन और कैटाइन, डियर स्टूडेंट, ये कैटाइन है और ये एनाइन है। तो कैटाइन और एनाइन आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? साल्ट बना लेंगे। तो यहां हमने जैसे लिखा है कि एसिड प्रोवाइड नेगेटिव आइन या फिर एनाइन, while base provide positive ion or cation. These opposite ion come together due to electrostatic attractive forces. अब ये electrostatic forces हैं, यानी opposite charge एक दूसरे को attract करते हैं, तो इसको हम कहते हैं electrostatic force। यानी रुके हुए चार्ज हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या करेगा? एक बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और इस कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, जो कि हमारे पास साल्ट बन गया है।
डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फिजिकल स्टेट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स की तरफ मूव करें विच इज 6.2 आर्टिकल, तो इसमें जो पहली चीज है वो ये है कि आयोनिक कंपाउंड जो हैं ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी जो साल्ट है इनकी स्टेट कैसी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज। ये जो ऑपोजिटली चार्ज आइन है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, ये कैटाइन है, और क्लोरीन के ऊपर जो है वो नेगेटिव साइन है, ये एनाइन है। तो ये ऑपोजिटली चार्ज हुए ना, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव है तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव। तो ऑपोजिटली चार्ज आइन जो हैं इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से ये टाइटली बाउंड होते हैं, और जितना ये टाइटली बाउंड होंगे उसी वजह से ये डिटरमिन करेगा कि ये किस स्टेट में रहते हैं। तो ये स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट्स में रहते हैं, क्योंकि ये टाइटली बाउंड है। अगर ये वीकली बाउंड होते तो हम कहते हैं कि ये लिक्विड स्टेट में रह रहे हैं, और अगर ये बहुत ही वीकली बाउंडेड होते तो हम कहते हैं ये गैसियस फॉर्म में रह रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनकी स्टेट जो है वो सॉलिड्स है। तो दीज फोर्सेज रिक्वायर सिग्निफिकेंट एनर्जी टू ओवरकम, और इन फोर्सेज को हमें सिग्निफिकेंट एनर्जी, एक खास एनर्जी चाहिए ताकि ये ब्रेक हो, रिजल्टिंग इन हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से इनके पास जो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, 800 एंड अबव इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि वाई साल्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइन विच फॉर्म टाइटली बाउंड लैटिस स्ट्रक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लैटिस क्या है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं थोड़ा बताता चलूं कि यहाँ जो टर्म लिखी है वो है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स बेसिकली साल्ट जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इसी वजह से हम आयोनिक कंपाउंड्स का लैटिस स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर साल्ट के बारे में है, तो आप परेशान नहीं होना कि यहाँ आयोनिक कंपाउंड क्यों लिखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ साल्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज आर लैटिस। लैटिस क्या है? लैटिस हम कहते हैं कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन। क्योंकि आपको पता है कि जो साल्ट हैं वो कैटाइन और एनाइन से मिलकर बनते हैं, तो अगर इनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की स्टडी अगर हम करें तो वो कहलाएगा लैटिस कहलाएगा। यानी इसकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम लैटिस कहते हैं। आप जैसे यहां देख सकते हैं कि ये हमारे पास लैटिस है NaCl का। इसमें आप देखें कि 3 डायमेंशनल एटम्स की अरेंजमेंट हुई हुई है, यानी इसमें जो है वो लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है हमारे पास। तो 3 डायमेंशनल एटम्स अरेंज हुए हुए हैं किसी स्ट्रक्चर्स के अंदर, इसको हम कहते हैं लैटिस। और इसका लैटिस कैसे है NaCl का? NaCl का लैटिस जो है वो क्यूबिक है, यानी क्यूबिक इन स्ट्रक्चर्स है, इसमें जो एटम्स अरेंज हैं वो क्यूबिक है। अच्छा, इसमें मजीद अगर आप देखें तो ये जो ब्लू कलर का हमारे पास एटम है, सॉरी ये आइन है, और ये क्लोराइड आइन है ब्लू कलर का, और जो रेड कलर का आइन है ये हमारे पास सोडियम आइन है। तो सोडियम आइन और क्लोराइड आइन की अगर आप स्टडी करें, ये सेंटर में देखें, ये हमारे पास सोडियम आइन है, ये रेड कलर का, जहां मैं ये अपनी जो है वो पॉइंटर लेकर जा रहा हूं। तो ये हमारे पास सोडियम आइन है, और इस सोडियम आइन के अगर आप अबव, बिलो, राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक पर देखें तो क्लोराइड आइंस हैं। और ये कितने क्लोराइड आइंस हैं? 6 क्लोराइड आइन हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चली कि हर एक सोडियम आइन के साथ नेक्स्ट 6 क्लोराइड आइन जो हैं वो अरेंज हुए होंगे। अगर आप आगे चले जाएं, इससे आगे अगर मूव करें तो ये पैटर्न रिपीट होता है। ये पैटर्न पूरे सॉलिड्स के अंदर रिपीट हो रहा है, ऐसे ही रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां अगर सोडियम आइन है तो ऊपर भी सोडियम आइन हो जाए, तो ये इसको हम रिपीटिंग नहीं कहेंगे, ये ऑर्डर ऐसे रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप सोडियम आइन को देखें, लेट्स सपोज आप इस क्लोराइड आइन को देखें, इस क्लोराइड आइन को देखें, तो इसके अबव, बिलो, फ्रंट, बैक ये लेफ्ट है, और इसी तरीके से राइट साइड पर भी इसका जो है वो एक सोडियम आइन जो है वो अटैच है इसके साथ। तो हर एक क्लोराइड आइन के साथ 6 सोडियम आइन जो हैं फर्दर अटैच हैं, और ये
पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, इसी को हम कहते हैं लैटिस कहते हैं। तो यहां लिखा भी है कि अच्छा ये पैटर्न ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों, यानी इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा। तो ये दिस अरेंजमेंट मैक्सिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, इस अरेंजमेंट से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। आप देखें कि यहाँ हमारे पास सोडियम आयन है, अगर यहाँ भी सोडियम आयन होता तो इसमें तो रिपल्शन हो जाती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होती है इस अरेंजमेंट से, एंड मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन आयन, और आयन्स में सेम आयन में रिपल्शन नहीं होती, ऑपोजिट आयन में अट्रैक्शन ज्यादा होती है और सेम आयन में जो है वो रिपल्शन जो है वो कम हो जाती है। तो लीडिंग टू अ स्टेबल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स मीन साल्ट्स। नेक्स्ट अगर हम मूव करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर हम डिस्कस करें, तो साल्ट जो हैं वो मोल्टन फॉर्म में, यानी अगर आप इसको एक्वा सॉल्यूशन इसका बना लें या ये मोल्टन फॉर्म में हो तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ऐसा क्यों है? सॉलिड स्टेट में क्योंकि चार्ज जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं अपनी जगह पर, वो मूव नहीं करते, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जब आप इसको डिसॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्ट ब्रेक हो जाते हैं और क्रिस्टल लैटिस ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें आयन जो हैं वो फ्री आयन मिल जाते हैं जो कि मूव करते हैं। मोबाइल आयन्स भी आप इनको कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। यहाँ यही लिखा है कि आयन बिकम फ्री टू मूव एंड दीज मोबाइल आयन कैरी इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी वही आ रही है, इसको हम पहले भी देख कर आए हैं कि जो साल्ट्स हैं इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बड़ी स्ट्रांग है, ऑपोजिट आयन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत होता है और बहुत हाई होता है, और लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, नीडेड होती है टू मेल्ट और बॉयल साल्ट। यू मस्ट ब्रेक मैनी स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड इन द लैटिस। हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड जो लैटिस के अंदर बने हैं इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये मेल्ट होगा, और जब ये मेल्ट होगा देन ये जाकर फिर क्या होगा, बॉयल होगा। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, मोर देन 850 आई थिंक जो है वो इसका NaCl का सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इस टेम्परेचर पर जाके ये मेल्ट होते हैं और बॉयल तो इससे भी आगे टेम्परेचर आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, विच इज हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स की हार्डनेस और ब्रिटलनेस को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह पता हो कि हार्डनेस किसे कह रहे हैं और ब्रिटलनेस किसे कह रहे हैं। अच्छा, ये जो हार्ड है आमतौर पर अगर हम इसको ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है सख्त। ये वो वाला सख्त नहीं है, यानी जब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं तो इसका लिटरल मायने यूज नहीं करते, इसका प्रॉपर डेफिनेशन से इसको डिफाइन किया जाता है कि हार्डनेस हम किसे कह रहे हैं। तो हार्डनेस की डेफिनेशन ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक नाइफ है, यानी नाइफ जो है वो आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है। इसको अगर आप किसी वुड के ऊपर चलाएं, यानी लकड़ी के ऊपर बनाएं, लकड़ी के ऊपर चलाएं, तो ये लकड़ी के ऊपर जो है वो स्क्रैच डाल देगी। नाइफ लकड़ी के ऊपर स्क्रैच डाल देगी, दैट मीन नाइफ जो है वो ज्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू वुड। अच्छा, अब क्या करें? अब आप नेक्स्ट ले लें, गिलास ले लें। ये बात आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हार्डनेस कैसे कह रहे हैं। अच्छा, गिलास ले लें, जिसे हम शीशा कहते हैं, कांच कहते हैं, ये ले लें, और जो नाइफ भी ले लें। अब कांच को नाइफ के ऊपर जो है वो चलाएं, तो क्या जो कांच है वो नाइफ के ऊपर स्क्रैच डालेगा? अगर डालेगा तो दैट मीन कांच जो है, गिलास जो है वो हार्ड है नाइफ के मुकाबले में, क्योंकि उसने नाइफ के ऊपर स्क्रैच डाल दिए। नाइफ को आप कांच के ऊपर जितना मर्जी चलाएं, ये स्क्रैच नहीं डालेगी। अब देखने में तो हम कहें कि आयरन जो है वो हार्ड है, ऐसा नहीं है। जो हार्ड है वो गिलास ज्यादा हार्ड है, उसके अंदर ज्यादा सख्ती है, ज्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू आयरन। अच्छा, ब्रिटलनेस की तरफ आए तो ब्रिटलनेस भी इसी ही कहते हैं कि कोई चोट लगने से कितनी जल्दी टूट जाती है। तो ब्रिटलनेस, जो शीशा है ये ज्यादा ब्रिटल है, दैट मीन हल्की सी अगर इसको चोट लगेगी तो ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ब्रिटलनेस, यानी कितना
इजीली मटेरियल ब्रेक हो जाता है चोट लगने से, वो उसकी ब्रिटलनेस है। और हार्ड क्या है कि कितना आसानी से एक मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर स्क्रैचेस डाल देता है, वो हार्डनेस है। तो इसी तरीके से जो साल्ट्स हैं ये हार्डनेस भी इनकी होती है और इनकी ब्रिटलनेस भी होती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज एक मटेरियल के अंदर हो सकती हैं। यहां देखें कि लैटिस स्टिफनेस मेक आयोनिक कंपाउंड हार्ड। जो लैटिस की अरेंजमेंट है, लैटिस की जो प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट है, यानी उनमें जो आयंस अरेंज हुए हैं वो आयोनिक कंपाउंड को हार्ड बना देती है। और हार्ड का मतलब क्या है कि ये स्क्रैच डाल सकता है। However, when a voltage is applied, यानी एक्सटर्नल फोर्स जब आप अप्लाई करेंगे, लाइक चार्जेस आयन कैन पुश टुगेदर। अब ये देखें कि ये जो लाइक चार्जेस हैं, यानी ये क्लोराइड आयन है, ये भी क्लोराइड आयन है, ये सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो तब ये क्या हो जाएंगे, इसमें ब्रिटलनेस आ जाएगी, यानी टेंडेंसी आ जाएगी टू ब्रेक, ये इजीली ब्रेक हो जाएंगे। जब आप एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे कि इनके आयंस को मूव करवाया जाए, रिपेल करवाया जाए, तो तब ये क्या हो जाएंगे, ब्रिटलनेस इसमें आ जाएगी। तो इनके अंदर हार्डनेस भी होती है और ब्रिटलनेस भी होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 6.3 आर्टिकल आ रहा है, विच इज प्रिपरेशन, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन बाय टाइट्रेशन। और इसमें एक्टिविटी 6.1 है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय टाइट्रेशन। अब हमने NaCl को प्रोड्यूस करना है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लेंगे और साथ में हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड्स NaOH। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन ये प्रोसेस है। आप देखें ये केमिकल इक्वेशन लिखी है, HCl है। ये जो HCl है ये आपने डाइल्यूट कर लेना है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना। ये एक्वस लिखा है, यानी इसको पहले पानी के अंदर डाल लेना है, देन यूज करना है। और इसी तरीके से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको भी पहले वाटर के अंदर हम डालेंगे और इसका एक्वस सोल्यूशन बना लेंगे, देन हम इसको यूज करेंगे। तो जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास NaCl साल्ट बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा, यानी ये प्रिपरेशन ऑफ साल्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एपरेटस की तरफ मूव करें तो एपरेटस हमारे पास है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब ये है कि ये कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, यानी आपने इसको पहले वाटर में डालना है और इसकी डाइल्यूशन करनी है, कंसंट्रेटेड यूज नहीं करना। एक्वा सोल्यूशन आप इसका बना लें। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी एक्वा सोल्यूशन होगा, यानी आपने इसको वाटर के अंदर डालकर फिर यूज करना है। साथ में हम यूज करेंगे इंडिकेटर। और इंडिकेटर बेसिकली हमारे पास एक केमिकल है जो हमें बताता है, इंडिकेट करता है pH ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहाँ ये क्या काम करेगा, यहाँ ये हमें बताएगा कि हमारा रिएक्शन कब एंड हो गया है, ये हेल्प आउट करेगा कि रिएक्शन हमारा खत्म हो गया है। और जो इंडिकेटर हम यूज करेंगे ये है फिनोफ्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम यूज करेंगे फिनोफ्थिलीन। इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास जो एपरेटस है विच इज ब्यूरेट। ब्यूरेट और स्टैंड के साथ ब्यूरेट हो, ये आप देख रहे हैं ये ब्यूरेट है और ये स्टैंड के साथ फिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है पिपेट। और पिपेट बेसिकली मेजर करने के लिए है कि आप कितनी अमाउंट में NaOH या HCl जो है वो बीकर के अंदर डालेंगे या ब्यूरेट के अंदर यूज करेंगे। तो मेजरिंग के लिए ये हम यूज करते हैं टू मेजर अल्कली। अल्कली को मेजर करने के लिए, ये अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मेजर करने के लिए हम पिपेट का जो है वो यूज करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास है कोनिकल फ्लास्क। ये कोनिकल फ्लास्क है और कोनिकल फ्लास्क जहां रिएक्शन परफॉर्म होगा, इसके अंदर हम सारी चीजें डालते जाएंगे और रिएक्शन हमारा परफॉर्म होता जाएगा। साथ में हमें एवोपरेटिंग डिश चाहिए। एंड पर जब वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो उनको एवोपरेट करने के लिए इस तरह की एवोपरेटिंग डिश हमें चाहिए। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बंसन बर्नर। और इसका काम क्या है, टू हीट द सोल्यूशन, सोल्यूशन को हीट करने के लिए। इसके साथ स्टैंड भी होना चाहिए, यहां आप ऐड करके लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में सबसे पहले हमने क्या करना है, मेजर एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl सॉल्यूशन यूजिंग पिपेट एंड ट्रांसफर इट टू अ कोनिकल फ्लास्क।
ज़रूरी नहीं है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब ही लें, आप डिफरेंट 50 लिख दें, यहाँ जितना मर्जी लिख लें। तो बहरहाल आपकी बुक ने इतनी अमाउंट लिखी थी तो मैंने भी यहाँ वही ही लिखी है। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl हमने मैयर करना है, जो है इसको एग्जैक्टली मैयर करना है और इसको कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पिपेट। इससे मैयर करेंगे और इससे मैयर करने के बाद हम इसको डाल देंगे इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। इसके बाद क्या करेंगे, ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थलीन, जो इंडिकेटर में आपको दिखा रहा था वो फ्यू ड्रॉप के इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर इंडिकेटर को भी डाल देंगे। कुछ ड्रॉप आपने 5 to 6 ड्रॉप आप इसके अंदर डाल दें, उसकी कुछ खास नहीं है कि कितने ड्रॉप आपने डालने हैं, बस थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो फिनोल्फ्थलीन हमने डाल देना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम नेक्स्ट में हमारे पास है जी ब्यूरेट जो है उसको फिल करेंगे विद NaOH सोल्यूशन यूजिंग अ फ्यूनल। फ्यूनल की मदद से ब्यूरेट के अंदर जो है वो NaOH जो है वो डाल देंगे, ये ब्यूरेट है। और इस ब्यूरेट को हैंग कर देंगे इस कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने एसिड डाला हुआ है, ऊपर हमने ब्यूरेट जो है वो हैंग की हुई है, जिसके अंदर इस ब्यूरेट के अंदर हमने डाला हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्कली बेस, ये हमने डाली है, एसिड नीचे है। इसके अंदर एक और चीज भी है, वो क्या है, वो है इंडिकेटर, ये हमने डाला है। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये जिसका टैब है इसकी मदद से अलाउ करेंगे कि जो है इसके ड्रॉप जो है वो इसके अंदर गिरें। अच्छा, ये बिल्कुल आराम आराम से आप लोगों ने करना है कि इसके अंदर जो है वो NaOH जो है वो जाता जाए इसके अंदर। तो इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर NaOH जो है वो जाता जाएगा और ये जो हमारे पास HCl है वो अपना कलर चेंज करता रहेगा, कलरलेस से हो जाएगा ये हमारे पास टू लाइट पिंक। ठीक है, ये पहले कलरलेस होगा लेकिन इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लाइट पिंक कलर का हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा न्यूट्रलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। यानी उस हद तक आपने ब्यूरेट को ओपन करते रहना है जब तक कि इसका जो कलर है वो कलरलेस है पहले एसिड्स का, और ये क्या हो जाए, लाइट पिंक ना हो जाए, तब तक आपने अलाउ करना है NaOH का कि वो HCl के अंदर ऐड होता रहे। तो ये जो अपरेटस के हमने डिफरेंट पॉइंट हैं ये आपने अपने पास नोट भी कर लेने हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सेपरेशन का। जब ये कलर से वो लाइट पिंक कलर का हो जाएगा HCl, तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन एंड हो गया है, इंडिकेटिंग दैट एसिड एंड अल्कली हैव कंप्लीटली रिएक्टेड, एक दूसरे से रिएक्ट हो गए हैं और द वॉल्यूम ऑफ NaOH इज यूज्ड। आपने वो वॉल्यूम देख लेना है NaOH का जो ब्यूरेट के अंदर था, वो कितना, इस ब्यूरेट के अंदर कितना वॉल्यूम आपने यूज किया, इसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाला ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसको आपने ले लेना है, जो ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है इसको आपने डाल देना है एवोपरेशन के लिए उस एवोपरेटिंग डिश के अंदर। ये जो एवोपरेटिंग डिश है इसके अंदर हमने इसको, इस कॉनिकल फ्लास्क को ओंडेल देना है और इसको फिर हीट करना है। बंसर बर्नर का अब काम आया है कि इस स्टैंड के ऊपर इसको रखेंगे, इसको हीट करेंगे और हीट अब तब तक करेंगे जब तक ये वाटर इसमें से एवोपरेट नहीं कर जाता। तो अनटिल जो है वो हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ रह जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्लोली स्लोली आप इसको छोड़ दें, तो स्लोली स्लोली कूल करें तो ये जो है वो इसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आप इसको फिल्टर करना चाहते हैं तो इसको फिल्टर पेपर से पास करें तो प्योरली जो है वो साल्ट क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा, पानी अगर हुआ तो वो नीचे फिल्टर से चला जाएगा। तो इस तरह हम कलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास साल्ट जो है वो बन जाएगा और ये जो साल्ट बनेगा वो NaCl का बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 6.2 एक्टिविटी है और इसमें हमने प्रिपरेशन करना है साल्ट को विद एक्सेस मेटल। अब मेटल हमारे पास एक्सेस होगा यानी जिंक मेटल होगा, इसको हमने यूज करना है और इसका रिएक्शन करवाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ, तो हमारे पास जिंक सल्फेट बनेगा। ये भी हमारे पास साल्ट है, जिंक सल्फेट, सिर्फ NaCl साल्ट नहीं होता, साल्ट की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, ये जिंक सल्फेट हमारे पास एक साल्ट है। अभी हम देखेंगे कि आगे लेक्चर के एंड पर के साल्ट की कितनी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो जिंक सल्फेट साल्ट बनेगा और साथ में वाटर वेपर्स हमारे पास आएगा। तो देखें कि ये जो जिंक है हमारे पास, ये आपने लेना है इस तरह पीसेस की फॉर्म में, ये छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में आपने जिंक लेना है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है अगेन इसका जो है वो इसको डाइल्यूट करना है आपने, यानी इसको वाटर के अंदर डाल दें, इसका एक्वा सोल्यूशन बना लें। तो जब जिंक को
जिंक के जो पीसेस हैं इस एक्वा सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो हमारे पास जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स हमें क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एपरेटस की बात करें तो इसमें हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है और जिंक के पीसेस रिक्वायर्ड हैं। इसके साथ हमें बीकर रिक्वायर्ड है। वहां कॉनिकल फ्लास्क लिया था, यहां आप बीकर ले लें क्योंकि आपने स्टीयरिंग करनी है, इसके अंदर रॉड को जो है वो आपने चलाना है, तो इस तरह का बीकर ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क भी ठीक है लेकिन ये ज्यादा ठीक रहेगा। इसके साथ आपने एक रॉड लेना है जिसको इसके अंदर आपने स्टीयर करना है। इस तरह का एक रॉड होता है, ये ग्लास का बना होता है समटाइम। इसके साथ फिल्टर पेपर लेना है या फ्यूनल ले लें, और इसके साथ हमने लेनी है एवापोरेटिंग डिश और बंसर बर्नर लेना है हमने। ये डियर स्टूडेंट फ्यूनल है, ये जो लिखा है फ्यूनल ये वो है। इसके अंदर से क्योंकि आपने पास करना है जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हमने देखी डिश भी देखी अभी, और साथ में बंसर बर्नर और साथ में हमें टॉन्ग्स चाहिए। और ये क्यों चाहिए? ये हमें चाहिए जी इसको ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए, हॉट ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए या लिफ्ट करने के लिए हम इसका टॉन्ग्स का या ग्लास रॉड का सहारा लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल वैसा ही है। आपने क्या करना है, मेजर करना है एक्जैक्टली 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ बीकर। बीकर के अंदर आपने इसको मेजर कर लेना है। इस बीकर के अंदर आपने डाल देना है 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो कि डाइल्यूट होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर अब आप ऐड करेंगे जिंक पीसेस। ठीक है, ये जिंक पीसेस आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और स्टीयरिंग करनी है, अच्छी तरह से इसको हिलाना है। तो आप देखेंगे कि बबल बनना शुरू हो जाएंगे, बबल फॉर्म होंगे। तो बबल क्या है? बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस है। इसमें जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जब ये बबल बनते हैं तो बेसिकली क्या होती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस जब ऊपर की तरफ जा रही होती है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो बबल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन से। अच्छा, नेक्स्ट फिर क्या करना है? कंटिन्यू रहना है कि वहां तक आप हिलाते रहें इसको जब तक कि बबल जो है वो खत्म नहीं हो जाते बनना, यानी हाइड्रोजन गैस सारी की सारी बीच में से एवापोरेट नहीं होती, तब तक आपने इसको करते रहना है। इसके बाद आप क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे, फिल्टर करेंगे, क्योंकि जो कुछ जिंक पीसेस होंगे वो इसके अंदर ही रह रहे होंगे। तो आपने फिल्टर कर लेना है सोल्यूशन, फिल्टर पेपर एंड फ्यूनल टू रिमूव द अनरिएक्टेड जिंक मेटल। कुछ जिंक मेटल रिएक्ट नहीं हुए तो उनको आपने इस फ्यूनल के अंदर जब पास करेंगे तो वो यहीं रह जाएंगे। इसके अंदर जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो नीचे निकल जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे जी एवापोरेशन, यानी उस सॉल्यूशन को आपने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को एवापोरेटिंग डिश के अंदर डालना है। और डिश के अंदर डालने के बाद आपने इसको बर्नर के ऊपर रख देना है, वाटर बाथ के ऊपर। और फिर क्या होगा, वहाँ एवापोरेट करेगा कुछ वाटर इसमें से। और जब सोल्यूशन बिकम सैचुरेट हो जाएगा, यानी कंसंट्रेटेड इनफ हो जाएगी, तो उसको रोक दें। और फिर वहाँ क्रिस्टलाइजेशन होगी, यानी स्लोली स्लोली जो है वो ये कूल होगा तो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है वो जिंक सल्फेट का जो साल्ट है वो प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटी 6.3 की तरफ, विच इज कॉपर 2 सल्फेट CuSO4 फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर 2 ऑक्साइड्स। अब हमारे पास है जी कॉपर ऑक्साइड्स और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का रिएक्शन करवाना है हमने, और रिजल्ट में हमारे पास कॉपर सल्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। तो इसके लिए एज यूजुअल जो कॉपर ऑक्साइड्स है ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगी, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में होगा, यानी एक्वा सॉल्यूशन इसका बना होगा। रिजल्ट में हमें एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा कॉपर सल्फेट का और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं जी इसका अपरेटस आपको पता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर 2 ऑक्साइड हमने लेना है, इसके साथ बीकर लेना है। ये चीजें आपको पता है तो यहाँ मैंने नहीं डाली। ग्लास रॉड लेना है, फिल्टर पेपर लेना है, एवापोरेटिंग डिश क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता है और इनके पर्पसेस भी क्या हैं वो भी सामने लिखे गए हैं। तो अगर हम प्रोसीजर की तरफ मूव करें तो प्रोसीजर में आपने क्या करना है, पोर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनटू बीकर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपने बीकर के अंदर डालना है मेजर करने के बाद। फिर उसके बाद करना है वार्म द एसिड जेंटली, जो एसिड है उसको वार्म करना है इस सल्फ्यूरिक एसिड को, और इतना ज़्यादा नहीं करना कि ये बॉयल हो, बस थोड़ा सा गर्म करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो कॉपर ऑक्साइड है
इसको जो है इसके अंदर डाल देना है और इसको स्टीयरिंग करनी है, इसको अच्छी तरह से हिलाना है। तो द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड्स विल रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म अ ब्लू कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन। ये ब्लू कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन फॉर्म कर लेगा, यानी सबसे पहले जब आप इसके अंदर डालेंगे तो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना देगा। कंटिन्यू एडिंग CuO until no more dissolve and some black powder remain at the bottom। यानी आप इसके अंदर हल करते रहें, ये CuO कॉपर ऑक्साइड डालते रहें until कि वो मजीद डिसॉल्व होना छोड़ दे। दिस शोज दैट द ऑल एसिड हैज रिएक्टेड। इसका मतलब है कि जितना आपने एसिड डाला हुआ था वो सारे का सारा रिएक्ट हो चुका है, इस वजह से कॉपर ऑक्साइड जो है वो बच रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर सेपरेट करेंगे, वही काम, फिल्टर करेंगे आप इस मिक्सचर को कॉपर ये ताकि बीच में से अनरिएक्टेड जो कॉपर ऑक्साइड है वो अलहदा किया जा सके। इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को आप क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। अब क्या करेंगे, उसके बाद कलेक्ट ब्लू फिल्टर्ड विच इज द कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन। और नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, एवोपरेट करेंगे, डिश में डालेंगे एवोपरेशन के लिए। और फिर क्या होगा, इसके बाद इसको हीट करेंगे। हीट जब करेंगे तो वाटर इसमें से एवोपरेट हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। उसके बाद उसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हमें ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर 2 सल्फेट का बनना दिखाई देना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट 6.4 एक्टिविटी है हमारे पास, ये लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्टिविटी है, और इसके बाद हम इंशाल्लाह 6.4 आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। और ये एक्टिविटी हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी कैल्शियम क्लोराइड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन दोनों को रिएक्शन करवाना है, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो ये देखें कि ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा, ये सॉलिड इसी तरह के पीसेस होंगे। ये एक्वा सोल्यूशन होना चाहिए इसका, यानी आपने इसको डाइल्यूट करना है। और नेक्स्ट पहले अपरेटस की तरफ मूव करते हैं। तो अपरेटस हमारे पास क्या क्या है, अपरेटस बिल्कुल सेम है, आप देख लें, नोट कर लें, एक का अपरेटस याद करें, सारों में वही अपरेटस लिखते चले जाएं। अपरेटस सेम है सबके लिए, सिर्फ ये ऊपर जो चीजें हैं जो रिएक्शन कर रही हैं ये डिफरेंट है हर किसी के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये अपरेटस है, आप देखते जाएं। नेक्स्ट हमारे पास आगे अगर हम मूव करें इसके बाद, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका प्रोसीजर। और प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बीकर के अंदर डालना है, जिस तरह अभी इससे पहले रिएक्शन में किया था, और इसको गर्म करना है, और इतना गर्म नहीं करना कि बॉयल होना शुरू हो जाए, बस गर्म करना है। इसके बाद आप इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डालेंगे और इसको ग्रेजुअली स्टीयरिंग करेंगे, और आप ऑब्जर्व करेंगे बबलिंग आप ऑब्जर्व करेंगे, और ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिलीज, क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बीच में से रिलीज हो रही होगी। कीप एडिंग CaCO3 until no more bubbling are formed, यानी आपने ऐड करते चले जाना है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट until के मजीद जो है वो इसका मतलब ये है कि ये बबलिंग तब स्टॉप होगी जब HCl सारे का सारा कंज्यूम हो जाएगा, तो फिर जो है बबलिंग स्टॉप हो जाएगी, मजीद एसिड नहीं है रिएक्शन के लिए, तो इसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद बारी आती है सेपरेशन की, और सेपरेशन में हमने वैसे ही रिमूव करना है अनरिएक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट को। इसके लिए हम इसको पास करेंगे फिल्टर पेपर से, और फिल्टर पेपर से जब हम पास करेंगे तो जो सोल्यूशन है वो हमारा फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, जबकि अनरिएक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट को हम टॉप सरफेस से अलहदा कर लेंगे। इसके बाद इस सोल्यूशन को हमने एवापोरेटिंग डिश के अंदर रखना है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डायरेक्टली इसको हीट ना पड़े इस सोल्यूशन को, इससे ये डिकम्पोजिशन हो सकती है, ब्रेक हो सकता है। इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन बनेगी, और क्रिस्टलाइजेशन में भी जब ये क्रिस्टल बन रहे होंगे तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये बहुत जल्दी मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड जो है, ये जो साल्ट है, ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से आपने इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर प्रिवेंट रखना है आपने, ताकि ये प्रिवेंट कर सके टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, इसके साथ ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये डज नॉट फॉर्म अ स्टेबल क्रिस्टल, ये स्टेबल क्रिस्टल इजी से नहीं बनाता। द सोल्यूशन इज यूजुअली एवापोरेटेड टू ड्राइनेस टू ऑब्टेन सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल साल्ट्स।
अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सोल्यूबल साल्ट हम किसे कह रहे हैं और इनसोल्यूबल साल्ट किसे कह रहे हैं। साल्ट दैट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ क्लियर सोल्यूशन आर कॉल्ड सोल्यूबल साल्ट। वो साल्ट जो इजीली डिसॉल्व हो जाए वाटर में, उसको हम कहते हैं सोल्यूबल साल्ट, हल होने वाला साल्ट, जो और क्लियर सोल्यूशन बना ले, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की, कॉपर 2 सल्फाइड की। ये हमारे पास क्या है, सोल्यूबल साल्ट हैं, वाटर में हल हो जाते हैं। और सॉल्ट दैट डू नॉट डिसॉल्व वेल इन वाटर टू फॉर्म प्रेसिपिटेट सॉलिड आर कॉल्ड इनसॉल्युबल साल्ट। इसमें बैरियम सल्फेट है, सिल्वर क्लोराइड है, ये जो हैं क्या हैं, ये इनसॉल्युबल साल्ट्स हैं। अब हम रूल सीखते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जनरल रूल्स फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स, यानी वो कौन कौन से साल्ट्स होंगे जिनको हम देख के बता सकते हैं कि ये साल्ट सोल्युबल हैं और ये साल्ट जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं। तो पहला रूल नंबर 1 क्या है, वो ये है कि ऑल साल्ट ऑफ सोडियम आइंस, पोटेशियम आइन एंड एल्यूमिनियम आइंस आर सोल्युबल। आपने देखना है कि जिसमें सोडियम आइन आए, पोटेशियम आइन आए और अमोनियम आइन आए, वो साल्ट जो होंगे वो सॉल्युबल होंगे, यानी वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। आप देखें कि ये इसमें सोडियम आइन आ रहा है, इसमें पोटेशियम आइन आ रहा है, इसमें अमोनियम आइन आ रहे हैं, तो ये सॉल्युबल साल्ट है। अच्छा, इसके साथ अच्छा वैसे आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ये साल्ट हैं भी कि नहीं है? तो इसके लिए आसान लफ्ज़ों में, जिसके आखिर में Cl आ रहा हो, क्लोराइड आइन आ रहे हो, नाइट्रेट आ रहा हो, सल्फेट आ रहा हो, एसीटेट आ रहा हो, ये बेसिकली हमारे पास साल्ट होते हैं। सल्फेट और इसी तरीके से नाइट्रेट, आगे भी चलते जाएं आप देखते जाएं, क्लोराइड और साथ में मेटल एटम लगा है, तो ये हमारे पास साल्ट बनेंगे। अच्छा, इसके साथ आप देखें कि ऑल नाइट्रेट्स, जितने भी नाइट्रेट्स, अगर किसी साल्ट के अंदर नाइट्रेट आ रहे हैं तो वो साल्ट जो होगा वो भी सॉल्युबल होगा, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, इस तरह। अच्छा, अगर एसीटेट आए, CH3COO, ये अगर हमारे पास आइंस आएंगे मेटल एटम के साथ, तो ये जो साल्ट बनेगा ये साल्ट भी हमारे पास सॉल्युबल होगा। तो ये 3 टाइप्स के आपने साल्ट देखे जो सॉल्युबल हैं। इसमें एक सोडियम आइन है, पोटेशियम आइन है, अमोनियम आइन है, नाइट्रेट आइन है और एसीटेट आइन है। ये साल्ट अगर आएंगे, ये आइन अगर आएंगे किसी साल्ट के अंदर, तो वो साल्ट सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट कंडीशन, रूल नंबर 4 है कि ऑल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट दोज ऑफ, यानी क्लोराइड अगर सिल्वर के साथ आएगा तो फिर वो सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन इनके अलावा क्लोराइड जिसके साथ आएगा, ब्रोमाइड जिसके साथ आएगा और आयोडाइड जिसके साथ आएगा, वो सॉल्युबल होंगे। लेकिन अगर सिल्वर के साथ, ये देखें ना, सिल्वर के साथ क्लोराइड आ रहा है तो ये सॉल्युबल नहीं है, यहां सोडियम के साथ क्लोराइड आ रहा है तो ये सॉल्युबल है। इनके अलावा, इन सिल्वर के अलावा जिसके साथ, सिल्वर, लेड और मरकरी के अलावा जो है वो जिसके साथ भी ये आइंस आएंगे तो वो सॉल्युबल होगा। आई होप कि आप समझ गए। इसी तरीके से सल्फेट आइन है, वो सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट बैरियम, लेड, कैल्शियम एंड स्टोर्शियम। तो इनके अलावा अगर ये जब भी कहीं आएंगे तो सॉल्युबल होंगे। जैसे देखें कि ये कॉपर के साथ आ रहा है सल्फेट आइन तो सॉल्युबल है, लेकिन बैरियम के साथ आ रहा है तो ये सॉल्युबल नहीं है। अब ये देखें, लेड के साथ आ रहा है तो ये सॉल्युबल नहीं है, लेड के साथ सल्फेट आइन आएंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होंगे। इन तीनों चारों के अलावा ये सल्फेट आइन जिसके साथ भी आएगा वो सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑल कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल। तमाम कार्बोनेट इनसॉल्युबल हैं सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के कार्बोनेट के अलावा। अब यहां देखें कि सोडियम के साथ कार्बोनेट आ रहा है तो ये सॉल्युबल है, अगर पोटेशियम के साथ कार्बोनेट आएगा तो वो सॉल्युबल होगा, अमोनियम के साथ आएगा तो वो सॉल्युबल होगा, लेकिन इसके अलावा किसी के साथ आएगा तो वो इनसॉल्युबल होगा। जैसे ये कार्बोनेट आ रहा है जी कैल्शियम के साथ, ये आ रहा है जी लेड के साथ, तो ये इनसॉल्युबल है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट साल्ट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और सेल्फ असेसमेंट को कवर करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का या कोई टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे उस क्वेश्चन को, और देन फिर हम आगे चलेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।